मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। बीते 48 घंटों में चिंताएं गहरी हो गई हैं, क्योंकि रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब दुनिया भर में दिखने लगा है। जी हां, कंपनियां रूस से कारोबार समेट रही हैं, शेयर बाजार डोल रहे हैं और तमाम मुद्राएं डॉलर के सामने घुटने टेक रही हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। छात्रों को यूक्रेन से निकालने के अलावा कई ऐसे मोर्चे एक साथ खुल गए हैं जिनको लेकर सरकार में अफरा तफरी मची हुई है। अंशुमान जी सरकार के तमाम हलकों से बहुत सारी जानकारी बटोर कर ले आए हैं। सर, स्वागत है आपका। तैयार हैं आप? हाँ, धन्यवाद। और हमने अपने एक मनी सेंट्रल में कहा था कि ये पूरा वार बहुत महंगा पड़ेगा, और उस महंगा पड़ने की शुरुआत अब हो गई है, हो चुकी है। और इसको हम समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, सवालों से समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आज ऑन द शो कार्यक्रम में और किस चीज पर बात होगी। तो आज बात होगी बढ़ती बेरोजगारी पर, आज बात होगी खौलते तेल पर, आज बात होगी टूटते रुपए पर, बढ़ते जीएसटी पर और डूबते श्रीलंका पर। लॉकडाउन खुल गए, लेकिन देश में बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएमआई ने फरवरी में बेरोजगारी दर के जो आंकड़े जारी किए हैं वो बताते हैं कि बेरोजगारी 6 महीने की ऊंचाई पर है। बेरोजगारी दर इस समय भारत में 8.35% पर है। सर, 8.35% पर बेरोजगारी दर का होना, क्या तस्वीर उभर रही है? अगर इन रोशनी में हम रोजगार बाजार की तस्वीर देखें तो कैसी उभर रही है? शुभम, ये जो आंकड़ा हमारे पास फरवरी का आया है, इसमें थोड़ा जनवरी के ओमिक्रॉन का असर भी शायद दिखाई दे रहा होगा, फरवरी का भी असर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े को अगर थोड़े लंबे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दो बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हमें दिखाई देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस बार ग्रामीण बेरोजगारी पिछले साल जुलाई या जून की तुलना में सबसे ऊंचे स्तर पर है। यानी हम शहरी बेरोजगारी की दर में मासिक बेरोजगारी की दर में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दिखाई दी और काफ़ी बढ़ी है। इसका के दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि गांवों में कृषि के कामकाज सीमित हो चुके हैं। दूसरा ये कि शहरों में उतने जॉब या उतने रोजगार के अवसर नहीं बने, क्योंकि शहरों की बेरोजगारी भी कम नहीं है, 7.55% के आसपास है। यानी शहरों में भी काम उतने नहीं हैं जितने कामों की ज़रूरत है, और इसलिए ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 8% से ऊपर पहुँच चुकी है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझने वाली है कि जो 1 मार्च को भारत का 30 डे का मूविंग एवरेज था, औसत बेरोजगारी की दर थी, वो रूरल एरिया में 8.25% के आसपास है और भारत की 8.1% के आसपास है। यानी हम लगातार पिछले साल का जो सबसे खराब स्तर था मई 2021 का था, जब भारत में बेरोजगारी की दर 11.84% हो गई थी। ग्रामीण इलाकों में 10-11% के आसपास थी, शहरी इलाकों में करीब 15% के आसपास थी। वहाँ से लगातार अगर आप देखिए 1 साल की परिस्थिति में बेरोजगारी की दर 6% से ऊपर बनी हुई है, 6 से 7%, और औसतन 7.5% से ऊपर दिखाई दे रही। यानी कि रिकवरी आ रही है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मंदी से उबरने की बात हो रही है। हमने एक बिजी सीजन, एक फेस्टिवल सीजन देख लिया, हमने खरीफ की फसल देख ली, अब हम रबी की फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर जो बेरोजगारी का विस्फोट 2020 से शुरू हुआ था वो अभी थमा नहीं है, और वो लगातार मासिक स्तर पर थोड़ी चिंता, कई सारे मोर्चों पर चिंता बेरोजगारी को लेकर सरकार के भीतर गहरानी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है अंशुमान जी ने जैसा कहा, गांव में जैसे ही सीमित हुए विकल्प कृषि के, बेरोजगारी का नंबर है एक बार फिर फूट गया। चलिए अब उन फॉल्ट लाइंस की बात करते हैं जिनकी वजह से सरकार सख्ते में है। जी हाँ, रूस यूक्रेन संकट से देश में कितनी, कहां, कैसी दिक्कतें पनप रही हैं और उन पर सरकार की तैयारियां कैसी हैं, इसको आप आसानी से समझ सके, इसके लिए हमने इस पूरी बातचीत को 5 बड़े सवालों में तोड़ा है। इन जवाबों में अंशुमान जी आपको ये पूरा मसला, पूरा असर समझा देंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल कौन से हैं। पहला सवाल ये है कि तेल का खौलना कितनी बड़ी आफत है और ये आफत कब तक थमेगी। दूसरा सवाल ये कि कहां तक टूट सकता है रुपया, क्योंकि अब दुनिया में सैंक्शंस दुनिया की मुद्राओं को हिलाने लगे हैं डॉलर की मजबूती के साथ। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के रुपए पर आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा और वो कितना लंबा चलेगा। आयातक और निर्यातक दोनों ही दुविधा में हैं, दोनों ही दिक्कत में हैं। क्या सरकार इनकी मदद कर पाएगी? ये होगा हमारे आज की चर्चा का तीसरा बड़ा सवाल। चौथा सवाल एक दूसरे तेल की बात, यानी खाने वाले तेल की बात,
जो गाड़ी में डालने वाले तेल या पेट्रोलियम ईंधन के बराबर तेजी से बढ़ रहा है, उसकी महंगाई हमारे किचन तक कैसे पहुंच रही है, इस पर हम आपको दिखाएंगे एक विशेष पैकेज, क्योंकि भारत में खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं पिछले 2 साल से। और सबसे अंत में सबसे जरूरी बात कि इस पूरी आफत से निपटने की सरकार, बैंक, आरबीआई तैयारी किस तरह कर रहे हैं। तो इन 5 सवालों के जवाब में अंशुमान जी आपको पूरी तरीके से पूरी तस्वीर क्लियर कर देंगे। सर, सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं तेल से। कच्चा तेल ब्रेंट इंडेक्स पे अगर आप देखें तो $113 के करीब पहुंच गया। बिल्कुल अब तय मान लिया गया है कि $100 तक का एक लेवल ऐसा था जहां तक लग रहा था पहुंच जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर जैसे ये निकला है ऐसा लग रहा है कोई रेजिस्टेंस था जो टूटा और उसके बाद एक लंबी तेजी कच्चे तेल के बाजार में आ गई। कब तक चलने वाली है सर ये तेजी? शुभम, ये कच्चे तेल की तेजी, $100 के रेजिस्टेंस की बात थी, वो ये माना जा रहा था कि दुनिया के बाजारों में तेल की आपूर्ति या तो किसी दूसरे सोर्स से बढ़ेगी, नॉन ओपेक देशों की तरफ से बढ़ेगी, या ओपेक देश थोड़ी बढ़ोतरी करेंगे, या रूस पर इतने कठोर सैंक्शंस नहीं होंगे कि रूस के तेल की सप्लाई बाजार में आती रहे। हम लगातार मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा करते रहे हैं कि रूस का जो यूराल ग्रिड तेल है वो ब्रेंट से डिस्काउंट पर बिक रहा है। बाजार ने भी समझ लिया कि लड़ाई लंबी खींचेगी, नंबर 1, क्योंकि रूस पे सैंक्शंस का असर नहीं हुआ, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, नाटो देशों ने और अमेरिका ने अपनी कार्यवाही और सख्त कर दी, एयर स्पेस बंद करना शुरू कर दिए, दुनिया में शिपिंग के फ्रेट काफी ऊंचाई पर पहुंच गए, बाकी कमोडिटीज की कीमतों में आग लगी। और ये सब अगर आप कहीं एक जगह देख सकते हैं ना शुभम, तो ब्रेंट की, क्रूड की, WTI की प्राइस में देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे सेंसिटिव कमोडिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ देशों के पास हैं, और इसलिए अब यहां से यह माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, $100 के आसपास का तेल 3 महीने तक रह सकता है, 3 से 4 महीने तक। अगर बड़ी बात होगी, इतना महंगा तेल 3-4 महीने तक रहना हाल फिलहाल के इतिहास में भारत के या भारत जैसे देशों के लिए ये संभालना इसको मुश्किल हो सकता है। और इसलिए इस बात की संभावना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी वो सरकार कितना बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब दुनिया की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में $120 के आसपास WTI का एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि $120 तक अगर पहुंच जाएगी तो अभी अमेरिकन इकोनॉमी से बर्दाश्त कर सकती है। $100 पर बैरल का तेल लंबे समय तक झेलने की तैयारियां दुनिया के देशों में शुरू हो गई हैं, और शायद भारत में भी उसकी तैयारी अब शुरू करनी होगी। सर, सरकार मतलब क्या लेवल ऐसा था जहां तक सरकार में कोई अफरा तफरी नहीं थी, चीजें थी ठीक है, युद्ध है, बढ़ेगा, थम जाएगा, सरकार किस तरह तैयारी कर रही है? और अब ये जो हड़कंप अचानक मचा है पिछले 48 घंटों में, जो एकदम चर्चा गर्म हो गई है कच्चे तेल को लेकर, क्या था? इसका मतलब ये था कि 100 तक कोई चिंता नहीं थी, अब हाथ से चीजें निकल रही हैं। 3 लेवल मिल रहे थे शुभम को, एक 75 से 80 का जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया था, थोड़ा अगर आगे बढ़ेगा और सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी और बढ़ोतरी को बर्दाश्त कर लेगी तो वो $90 से $95 के आसपास का था, कि थोड़ा हिस्सा डाल दिया जाएगा तेल कंपनियों पर, थोड़ा उपभोक्ताओं पर, थोड़ा सरकार पर। 3 स्टेक होल्डर हैं इसमें। अगर मान लीजिए कीमतों में 10 से $11 की बढ़ोतरी करनी है तो बढ़ोतरी 2 या 3 रुपए रखी जाए उपभोक्ताओं के लिए, 2-3 रुपए की बढ़ोतरी अपनी अंडर रिकवरीज में तेल कंपनियां एडजस्ट कर लें, और 2-3 रुपए की कमी सरकार एक्साइज ड्यूटी में कर दे। यह फार्मूला सरकार के भीतर वर्कआउट हो रहा था तेल की कीमतों को रोकने के लिए। लेकिन अभी जो 100 से ऊपर निकलने की बात हुई है, 110, 115, 120 के आसपास हुई है, और यह तब हुआ है शोम उसके बाद जब दुनिया के देशों ने कहा कि हम तेल रिजर्व से जारी करेंगे। भारत भी इस तैयारी में है कि वो अपने रिजर्व से तेल जारी करेगा, लेकिन उसका असर दुनिया के तेल बाजार की कीमतों को ठंडा करने पर या कूल करने पर नहीं दिखाई दिया है। तो अब यहां से हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां बढ़ोतरी तो तय है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, और 9 मार्च के बाद अगले सप्ताह से उस बढ़ोतरी का पहला चरण शुरू हो जाएगा। बढ़ोतरी कितनी स्टीप होती है और कितनी क्रमशः होती है ये सरकार तय करेगी कि बढ़ोतरी 2 रुपए 3 रुपए प्रतिदिन की हो। लेकिन अगर ये तेल की कीमतें जो हमें अनुमान मिल रहे हैं 3 महीने तक 100 के आसपास रह सकती हैं, और इस पूरे साल, सिर्फ यही नहीं अगले 3 महीने के अनुमान नहीं, इस साल पूरे साल के जो अनुमान हमारे तेल बाजार के लोगों से बात हो रही थी, विशेषज्ञों से जो पता चल रहा था कि पूरे इस साल 80 से 85-90 के आसपास तेल ट्रेड करेगा, खासतौर से ब्रेंट ट्रेड करेगा। तो हमें लगता है कि सरकार किस सीमा तक इस बढ़ोतरी को बर्दाश्त कर पाएगी अपने बजट पर, और अगर ये 120 से ऊपर है तो फिर बढ़ोतरी काफ़ी स्टीक हो सकती है। पेट्रोल डीजल की हाइकों में काफ़ी तेज और स्टीप बढ़ोतरी की संभावना है। ये शुरुआत शायद अगले हफ्ते से होगी, क्योंकि जो फार्मूला वर्कआउट किया जा रहा था वो तेल की कीमतों में वॉलेटिलिटी से थोड़ा लड़खड़ाता सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि राहत के दिन खत्म हो गए हैं और $100 तक अंशुमान जी का यह मानना है कि सरकार, कंपनियां झेल सकती थी, लेकिन अब इसकी झोंक इतनी ज्यादा हो गई है कि देर सवेर आप पर और हम पर इसका असर पड़ना तय है। सर, दूसरा बड़ा
बड़ी जो फॉल्ट लाइन कही है या जो दूसरी बड़ी चिंता कही है वो है रुपए को लेकर। रुपया करीब करीब 76 के आसपास पहुंच गया, 75-85 ट्रेड कर रहा है। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, यानी कि भारत से डॉलर जा रहे हैं। वो कब तक थमेंगे कोई अभी हमारे पास इसकी सूचना नहीं है। ये कितनी बड़ी चिंता है रुपए का कमजोर होना, और ये गिरावट कहां तक जा सकती है? रिजर्व बैंक ने शुभम पिछले 3-4 दिनों में कई बार पिछले हफ्तों में धीमे धीमे बाजार में इंटरवीन किया और रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की, पर रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक इंटरवीन नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया एक अजीब किस्म का विशियस साइकिल है। देश के केंद्रीय बैंक जितना पैसा बाजार में, जितना डॉलर बाजार में छोड़ते हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए, उतना ही नुकसान उस करेंसी को होता है। रुपया क्यों इतना गिर रहा है? क्योंकि दुनिया में डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर की तरफ दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं आ रही, क्योंकि वो फिएट करेंसी है और उसका दबाव इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भारत की करेंसी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में इस समय सबसे खराब और सबसे कमज़ोर हालत में। जो लेवल हमको मिल रहे हैं शुभम, वो 76 और 77 के आसपास हैं। उसकी वजह यह है कि रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। इसका एक फ्लिप साइड है, इसका एक फ़ायदा निर्यातकों को भी थोड़े समय के लिए है, लेकिन रुपए की कीमत, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा का, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से बाहर जाना, ये तीनों एक दूसरे से गुथी हुई परिस्थितियां हैं। तो इसलिए यदि आप रुपए से जुड़े हैं, आपका कारोबार रुपए से जुड़ा हुआ है, आप विदेश में पैसे भेजते हैं, आपके यहाँ के कोई लोग विदेश में पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए रुपए की कीमत अगले 6 महीने 7 महीने तक बड़ी चुनौती रह सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमतें अगले 2-3 महीनों में कम नहीं हुई तो रुपए पर दबाव और बना रहेगा। रिजर्व बैंक भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बहुत धीमे से और बहुत सहेज कर रुपए को बचाने में खर्च करेगा, और इसलिए बाजार में लोगों ने उसकी हेजिंग शुरू कर दी। सर, एक चीज मैं यहां समझना चाहूंगा, करेंसी के मार्केट में जो बड़ी अहम है, अगर ऊपर से देखें चीजों को, तो करेंसी अभी इस समय 2 जगह बट गई है। आप देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, कुछ मुद्राएं टिकी हुई हैं, कुछ मुद्राओं का बुरा हाल है। रूबल जैसी मुद्राएं बिल्कुल डूब गई और रुपया अब इमर्जिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में। ऐसा क्यों है? ये तस्वीर, ये स्थिति क्यों बनी है कि जो मुद्रा का बाजार है वो 2 जगह बट गया है? शुभम, हमेशा जब कमोडिटी मार्केट में किसी वजह से तेजी आती है, कमोडिटी मार्केट में चाहे वो वार की सिचुएशन हो, पैंडेमिक की सिचुएशन हो, या कोई ग्लोबल क्राइसिस हो, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं 2 हिस्सों में बट जाती हैं। एक कमोडिटी प्रोड्यूसर्स की मुद्राएं और एक कमोडिटी इंपोर्टर्स की मुद्राएं। और सेफ हेवन के लिए दुनिया के निवेशक, दुनिया के व्यापारी या कारोबारी डॉलर की तरफ आते हैं, क्योंकि डॉलर फिएट करेंसी है। दूसरी सेफ हेवन करेंसी येन है। तो अगर आप मुद्रा के बाजार में भारत के संदर्भ में पूरे देश दुनिया के मुद्राओं के पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के रेट्स की एनालिसिस करें, जो हमने करने की कोशिश की, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जैसे कैनेडियन डॉलर है, इनकी में उतनी गिरावट नहीं है। हिले ये भी हैं क्योंकि थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन जो कमोडिटी का निर्यात करने वाले देश हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उनको बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी, और बल्कि उनके लिए थोड़ी सी गिरावट फायदेमंद है, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी वैल्यूएशन कम होने से, डिवैल्यूएशन होने से। तो उनका डिवैल्यूएशन उनके प्रॉफिट का डिवैल्यूएशन है। लेकिन जो कमोडिटी के इंपोर्टर्स हैं, भारत जैसे देश जो तेल आयात करते हैं, जो बहुत सारी मिनरल्स आयात करते हैं, इवन चीन भी, हालांकि चीन की मुद्रा एक दूसरे तरीके से तय होती है, वहाँ उतनी पारदर्शिता नहीं है। उन देशों को, जो इंपोर्टर देश हैं, उनके लिए ऐसी क्राइसिस की परिस्थिति में, जबकि दुनिया का एक बड़ा कमोडिटी एक्सपोर्टर, उसकी पाइपलाइन चोक कर दी गई है, उसका कारोबार बंद कर दिया गया है दुनिया से, तो उसका असर हमें बराबर दुनिया के मुद्रा बाजार पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में यूरो है। डॉलर की मजबूती, अगर डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी को आप देखें, डॉलर इंडेक्स 2020 के पास सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। यूरो पर काफी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि यूरोप की मुद्राओं को सीधी आंच लग रही है रूस के संकट से। रूबल को तो खैर हम बाहर रख दें, क्योंकि रूबल तो क्राइसिस में फंसी करेंसी है, उसके लिए तो वो 117-18 डॉलर रूबल के आसपास है। लेकिन जो भी इंपोर्टर कंट्रीज हैं, उनकी दुविधा ये है कि अब ये डॉलर की मजबूती थोड़े लंबे समय तक रहेगी। डॉलर के साथ येन दूसरी मुद्रा है। तीसरी एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि दुनिया के निवेशक जो हैं वो अब डेवलप्ड कंट्रीज की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। यानी स्टॉक मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी, जितना उतार चढ़ाव है, उससे लोगों का रुख सिक्योर्ड ट्रेजरी बिल्स की तरफ जा रहा है, और इसलिए अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। ये बड़ा डेवलपमेंट है। भारत के लिए रुपया एक बड़ी फॉल्ट लाइन है, क्योंकि हम बड़े इंपोर्टर हैं, खासतौर से क्रूड ऑयल के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स के संदर्भ में, गोल्ड के संदर्भ में। हमारे लिए ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा रुपए की कमजोरी के कारण, क्योंकि $120 का ब्रेंट हमें और भी महंगा पड़ता है जब हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। गोल्ड की तेजी को भी यहीं से जोड़कर देखा जा सकता है, सेफ हेवन बाइंग जो आपने जिक्र किया।
करेंसी में सारे लोग ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि करेंसी सबके बस की नहीं है। तो जो कॉमन लोग हैं जिन्हें ये दिखाई देता है कि महंगाई बढ़ रही है, क्राइसिस हो रही है और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड के बारे में हम लगातार इस चर्चा करते रहे कि गोल्ड अब अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे $100 नीचे रह गया है। और अगर क्रूड की कीमत एक हफ्ते तक $110-115 के आसपास घूमती रही, आज हमने कोल की कीमत को देखा, कोल 2018 के बाद हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, गेहूं की कीमत हमने रिकॉर्ड लेवल पे देखी। अगर ये सारी कीमतें बढ़ती रही तो इसका सीधा असर हमें सोने की कीमतें बढ़ने से दिखाई देगा, क्योंकि ये सारी कमोडिटीज अल्टीमेटली गोल्ड की तरफ लोगों को मोड़ती हैं क्योंकि वो सेफ हेवन बाइंग कही जाती है। सर, रुपए में आपने जिक्र किया कि जो रुपए में काम करने वाले लोग हैं यानी कि आयातक या निर्यातक जो हैं उनकी आपने बात कही, वहां किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं? अगर हम पहले निर्यातकों की बात करें तो निर्यातकों को किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं? भारत के निर्यातक मुश्किल में हैं। भारत के निर्यातक जो रूस के ट्रेड के कारण दो वजह से मुश्किल में, एक तो लॉजिस्टिक्स लेवल की समस्या है क्योंकि शिपिंग के किराए ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमने इस पर एक बार चर्चा भी की थी कि ब्लैक सी एक इंपॉर्टेंट रूट है जहां से सारा सामान रशिया और यूक्रेन से आता और जाता है। तो एक तो ब्लैक सी में मूवमेंट कम होने से शिपिंग के किराए बढ़े हैं, जो भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके मार्जिन बहुत लिमिटेड हैं, दुनिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि रूस के साथ अचानक पेमेंट सिस्टम बंद हो जाने के बाद, सारे पेमेंट सिस्टम बंद हो जाने के बाद उनके पेमेंट्स भी फंस चुके हैं और उन्हें भुगतान कैसे होगा, वो सप्लाई कैसे करेंगे, पता नहीं। वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले 2-3 दिनों में अलग अलग एक्सपोर्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ मीटिंग की है। एसबीआई ने सारे ट्रांजैक्शंस रोक दिए हैं वहां के कारोबार को लेकर। अब जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनके ऑर्डर्स पहले से प्लेस्ड हैं उनका पेमेंट रुक गया है, उनके नए ऑर्डर्स उनके सामने आगे नहीं आ पा रहे हैं। इतनी जल्दी नया बाजार तलाश कर लेना, पेमेंट सिस्टम बना लेना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये निर्यातकों के इस तरह की समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि बीच में रूस को लेकर जो भारत में, जब रूस में संकट आया तो भारत में जो एक्सपोर्ट पे गारंटी देता है कारपोरेशन, जिसको मीसीजीसी कहते हैं, उसने रशियन ट्रेड पर गारंटी देने से मना कर दिया। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करीब से जानते हैं उन्हें पता होगा कि गारंटी बहुत कीमती चीज़ होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में। इसके बिना ट्रेड करना मुश्किल होता है क्योंकि यही वो रिस्क है जो कवर होती है। अब सरकार के दबाव के बाद ईसीजीसी ने कहा है कि वो केस टू केस बेसिस पे रशिया के ट्रेड के साथ गारंटी देगी। तो यहां भी बिल्कुल अंधेरा है। सरकार अभी इस पूरे निर्यात की चुनौती को, जो रशिया से जुड़ा हुआ निर्यात और बाकी दुनिया से का निर्यात है, इसे कैसे संभालेगी, इस पर सरकार हडल में है। सरकार के भीतर अलग अलग विभागों में बातचीत चल रही कि इसे कैसे संभाला जाए। बैंकरों से भी बात हो रही, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे कि सरकार में क्या चल रहा है। सर, आयातकों की स्थिति देखें, जनरली अगर आप देखें सामान्य दिनों में ये माना जाता है कि रुपया कमजोर हो रहा है। जो आयातक हैं उनके लिए ये अच्छी, निर्यातकों के लिए अच्छी खबर मानी जाती है। अभी आप ये कह रहे हैं कि वो खुद ही दिक्कतों में। आयातकों का हिस्सा अगर देखें वहां क्या चीज है? इंपोर्टर्स की समस्या पेमेंट्स की है। जो इंपोर्टर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए अगर वो कुछ इंपोर्ट भी करना चाहें इस समय तो रूस के और रूस से जुड़े हुए जितने इंपोर्ट्स हैं वो पेमेंट सिस्टम से बाहर हैं। भारत के बैंकों को ये पता नहीं कि तत्काल वो किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। तो इंपोर्टर्स की दो बड़ी समस्याएं, एक तो शॉर्टेजेस हैं, वैसे से पहले से ही शॉर्टेज है। जैसे आप देखिए, हमने अभी फरवरी के ऑटो सेल्स के डेटा देखे और उसमें ये हमें पता चला कि सारी कंपनियों ने कहा कि चिप का क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई चेन पहले से ही टूटी हुई थी और अब दुनिया में रूस के संकट के कारण, शिपिंग के संकट के कारण, प्राइसेस बढ़ने के कारण सप्लाई चेन और ज्यादा डिसरप्ट रहेगी, यानी चिप्स और लेट आएंगी भारत में। अब ये चैलेंज सबसे बड़ा होता है इंपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अगर दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से बड़े सप्लायर बाहर हो जाते हैं तो उनके साथ ट्रेड कैसे किया जाए, ये चुनौती इंपोर्टर्स की है, जो शायद अगले 1 महीने में 15 दिन में हल हो पाएगी, जब हम ये समझ पाएंगे कि आखिर ट्रेडिंग के लिए नया सिस्टम कौन सा होगा जहां से वो इंपोर्ट कर पाएंगे। क्रूड ऑयल को लेकर और ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि क्रूड ऑयल को लेकर प्राइसेस जितना वोलेटाइल होते चले जाते हैं वैसे ही भारत की तेल कंपनियों की चुनौती बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप किस लेवल पर हेज करें, और हेजिंग का एक लेवल होता है। तो तेल कंपनियों के भीतर भी काफी उलझन है कि कीमतें किस सीमा तक जाएंगी जहां जाकर उन्हें अपने आप को हेज करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में, कमोडिटी बाजार में शुभ बहुत गहमा गहमी है पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से, चाहे वो लंदन मेटल एक्सचेंज देख लीजिए, चाहे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड देख लीजिए, चाहे आप न्यूयॉर्क के, सिंगापुर के या टोक्यो के मार्केट देख लीजिए, वहाँ कमोडिटी प्राइसेस को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी, और उसका असर हमें दुनिया के बजटों में और लोगों की जेब तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि अंशुमान जी ने तेल की बात की और जेब की बात की है, तो केवल कच्चा तेल ही नहीं, खाद्य तेल भी एक रास्ते से आकर आपकी किचन की महंगाई को, आपकी जेब की महंगाई को बढ़ा रहा है। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। होली से पहले ही महंगाई ने रंग में भंग डालना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन तनाव से केवल कच्चा तेल ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर नहीं है,
खाद्य तेल ने भी उपभोक्ताओं की जेब को भारी करना शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिन में पाम तेल का भाव 20 से 25 रुपए बढ़ गया है। सोया, सूरजमुखी और मूंगफली तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सरसों तेल का भाव तो पहले से ही 200 रुपए लीटर के आसपास बना हुआ है। सीमित ग्लोबल सप्लाई की वजह से खाने का तेल पहले ही महंगा था और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी का काम कर दिया। देश में खपत होने वाला 65% खाने का तेल आयात करना पड़ता है और आयात होने वाले तेल में करीब 60% पाम ऑयल होता है। सारा पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है और इस साल वहां पर भी सीमित सप्लाई है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी के दौरान मलेशिया में क्रूड पाम ऑयल उत्पादन करीब 14% और स्टॉक 8% घट गया है। सप्लाई की किल्लत पहले ही चल रही है और अब रूस यूक्रेन युद्ध से ये किल्लत और बढ़ गई है। देश में आयात होने वाले खाने के तेल में 14 से 15% हिस्सेदारी सूरजमुखी तेल की है और अधिकतर तेल रूस तथा यूक्रेन से आता है। अक्टूबर में खत्म हुए ऑयल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 131.31 लाख टन खाने का तेल आयात हुआ था, जिसमें करीब 19 लाख टन सूरजमुखी तेल था और उसमें 16 लाख टन से ज्यादा यूक्रेन तथा रूस से आया था। युद्ध की वजह से इतनी सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। तेल महंगा होने से सिर्फ किचन का बजट ही नहीं बढ़ा, गर्मियों में आइसक्रीम खाना भी महंगा हो सकता है। देश में मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जाने वाले ज्यादातर आइसक्रीम उत्पाद वनस्पति तेल से तैयार होते हैं। अब तेल महंगा हो गया है तो लाजमी है कि आइसक्रीम भी महंगी होगी। बल्कि आइसक्रीम ही क्यों, पैक्ड स्नैक्स और बाहर खाना भी पहले से महंगा हो सकता है। इस समस्या का हल तभी निकल सकता है जब निर्भरता देश में पैदा होने वाले तेल तिलहन पर होगी। इस साल रिकॉर्ड तिलहन उत्पादन की उम्मीद जरूर है। कृषि मंत्रालय ने इस साल रिकॉर्ड 371 लाख टन तिलहन पैदा होने का अनुमान लगाया है, लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इतनी उपज नहीं है कि तेल आयात पर निर्भरता में ज्यादा कमी आए। सर, कच्चा तेल उबल रहा है, रसोई सुलग रही है, सरकार तैयारी क्या कर रही है? अगर बैंक देखें, आरबीआई देखें, सरकारें देखें, तैयारी है क्या? ये संकट तो बिल्कुल दरवाजे पर आ गया है। शुभम, 3-4 अलग अलग सेक्टर हैं जिनको हम करीब से समझें, क्योंकि एक मैक्रो पिक्चर हमको मिलती है और आज हमने ये कोशिश की कि हम भीतर जाकर आपको वो फॉल्ट लाइन, वो दर्द के हिस्से दिखा सकें जहां से सरकार कुछ कर सकती है और जहां वो कुछ नहीं कर सकती है। हमारे लिए समझना जरूरी है। जैसे आपने अभी तेल की कहानी देखी, भारत पाम और सनफ्लावर ऑयल इन दोनों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत का 80% 90% सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से आता है। ये सप्लाई खत्म हो गई। इसको सप्लीमेंट करने के लिए कोकोनट ऑयल की डिमांड बढ़ने की संभावना है। आज ऐसा पता चला कि कोकोनट ऑयल की, लेकिन वो कितनी आएगी, क्योंकि ऑयल फूड हैबिट्स का हिस्सा होता है। हर जगह, हर परिवारों में अलग अलग तरीके के तेल चुने जाते हैं और खाए जाते हैं। अब ये तुरंत इस पर कोई सरकार का इंटरवेंशन नहीं हो सकता। ये महंगाई हमें झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि ना तो तत्काल आप पाम की खेती करा के तेल बनवा सकते हैं और ना सप्लाई बढ़ा सकते हैं। नए मार्केट ढूंढना, वहां बार्गेन करना, वहां से इंपोर्ट करना, इसमें लंबा समय लगता है। तो 2-3-4 महीने का ये बड़ा शॉक, ऑयल शॉक जब हम कह रहे हैं तो डबल ऑयल, एडिबल ऑयल शॉक और फ्यूल ऑयल शॉक, दोनों ऑयल शॉक हमें झेलने पड़ेंगे। सरकार में अभी तात्कालिक तौर पर कोशिश इस ऑयल शॉक से ज्यादा इस चीज को निपटने की कि भारत के बैंक कैसे ट्रेड करेंगे उनको लेकर है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ बैठक की है, वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के साथ बैठक की है। पिछले 2-3 दिन में लगातार सरकार के भीतर अभी कोई स्पष्ट रणनीति निकल कर नहीं आई है कि भारत यूक्रेन के संकट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था पर आने वाले असर से कैसे निपटेगा। पर 2 संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कैसे संभाला जाए, उसका असर कम रखा जाए, कितना कम रखा जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। दूसरा है कि बैंकों को और एक्सपोर्टर्स जो वो क्राइसिस में फंस जाएंगे, उनके डिफॉल्ट होने का रिस्क है अगर उनके पेमेंट्स नहीं आए, उसके लिए थर्ड पार्टी बैंकों से बात की जाए। जो दुनिया के अन्य बैंक हैं जहां से थर्ड पार्टी ट्रेड होता है, लेकिन उसमें एक बड़ी उलझन ये है कि उस पेमेंट को आने में लंबा समय भी लगेगा और वो उस ट्रेडिंग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है जिस ट्रेडिंग नेटवर्क का भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रायोरिटी पर सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स के चैलेंजेस का समाधान किया जाए, क्योंकि अगर इंपोर्टर्स के चैलेंज का समाधान नहीं होगा तो प्राइस और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये तो वहाँ की बात हुई। रुपया और क्रूड, यहाँ बहुत कुछ संभाल पाना सरकार के वश में नहीं है, सिवा इसके कि रिजर्व बैंक स्ट्रेटेजिकली रुपए को धीमे धीमे डिवैल्यू होने दे। क्रमशः एकदम शॉक ना लगे डिवैल्यूएशन का, रुपए के अवमूल्यन का शॉक ना लगे, धीमे धीमे डिवैल्यू होने दे। बाकी इस पर है कि कितनी जल्दी दुनिया के बाजार में
में स्थिरता आती है। क्रूड को लेकर सप्लाई का कोई बड़ा नया विकल्प नहीं है। भारत को अपने रिजर्व से ऑयल जारी करना पड़ सकता है अगर कीमतें ठंडी नहीं होती। तो तात्कालिक तौर पर बैंकों और आरबीआई और निर्यातकों के बीच हमें कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। शायद अगले 1-2 दिन में सरकार उस दिशा में कुछ घोषणाएं कर सकती है, ऐसा संकेत हमें मिला है। बिल्कुल, क्योंकि समस्या बड़ी है, इसलिए जितनी जल्दी घोषणा हो और राहत जितनी जल्दी आए उतना ही बेहतर है। चलिए, दुनिया में संकट केवल भारत पर नहीं है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी स्थितियां पहले से खराब थी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद वहां स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई हैं। वहां स्थितियां खराब क्यों थीं, पहले से क्या दिक्कतें थीं और क्यों इस युद्ध ने उन पर आफत को और ज्यादा बढ़ा दिया है, ये अंशुमान जी से समझते हैं। सर, श्रीलंका में महंगाई 10 साल के उच्चतम स्तर पर है, 15% से ज्यादा महंगाई है। लोग वहां पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे। पूरी इकोनॉमी, छोटी सी इकोनॉमी है, टूरिज्म पे और निर्यात पर केवल निर्भर थी। दोनों ही चीजें वहां टूटी हुई हैं। क्या स्थिति वहां बन रही है? क्या बड़े डिफॉल्ट वगैरह का खतरा है? श्रीलंका शुभम बिल्कुल सॉवरेन डिफॉल्ट के करीब खड़ा हुआ है। हम उसके पीछे जाएं कि क्या हुआ, तो पहले हमें समझें कि रूस और यूक्रेन के संकट के कारण श्रीलंका की इकोनॉमी पर इतनी क्राइसिस क्यों है कि दुनिया भर के देशों की निगाह अगर कहीं हटकर पहुंच रही है तो वो श्रीलंका पर, जो भारत के पड़ोस में, और उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी परोक्ष रूप से पड़ता है। श्रीलंका का रूस से जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी गहरा है। रूस श्रीलंका से चाय का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और रूस की इकोनॉमी में श्रीलंका में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट सबसे फैक्टर्स हैं वो चाय का एक्सपोर्ट है और टूरिज्म है। चाय का एक्सपोर्ट चल रहा था, रूस के संकट के बाद वो टूट जाएगा क्योंकि पेमेंट्स ही नहीं हो पाएंगे। रूस अचानक इंटरनेशनल सिस्टम से बाहर हो गया और श्रीलंका के चाय निर्यातकों के लिए बड़ा शॉक है। दूसरी चीज़, टूरिज्म चूंकि 2019 से कोविड के कारण बिल्कुल टूटा हुआ है, तो रूस की टूरिज्म इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर गई। रूस के टूरिज्म में भी एक बड़ा हिस्सा, श्रीलंका के टूरिज्म में भी एक बड़ा हिस्सा ट्रैवलर्स का, रशिया से आने वाले ट्रैवलर्स का था। इन 2 बड़ी वजहों से, और जब कोई आपके आसपास बीमार होता है और मौसम खराब होता है तो सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है। तो श्रीलंका पहले से ही डिफॉल्ट के करीब खड़ा था। अब हम इसके पीछे आते हैं कि श्रीलंका की समस्या कहाँ से शुरू होती। श्रीलंका में सॉवरेन डिफॉल्ट का खतरा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $2.3 बिलियन के आसपास बचा है। इन्फ्लेशन आपने बताया 15% के आसपास है। समस्या शुरू होती है 2019 में, जब वहां नई सरकार आई थी और उस सरकार ने अचानक टैक्स घटाने की घोषणा की थी। तब तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर दबाव बन चुका था, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा था, सॉवरेन डेट काफ़ी बढ़ा हुआ था। उस दौरान जब ये गिरावट आई तो उस गिरावट के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की साख दुनिया में प्रभावित हुई। क्योंकि सॉवरेन क्रेडिट में श्रीलंका रहता है तो साख गिरने से दुनिया के बाजारों में श्रीलंका की क्रेडिबिलिटी पर और गहरा असर पड़ा और उसका दबाव श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ा, पेमेंट्स पर दिखाई पड़ा। फॉरेक्स का फ्लो धीमे धीमे घटता चला गया कोविड के असर के कारण और इकोनॉमी लगभग डिफॉल्ट की पोजीशन में चलेगी। अभी परिस्थिति है कि वहाँ तेल खरीदने का पैसा नहीं है, पावर सप्लाई कट की जा रही है, इन्फ्लेशन एक अलग पहलू है ही क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो चुके हैं। तो वहाँ पर श्रीलंका की क्राइसिस रूस के साथ मिलकर कुछ और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच गई है। बिल्कुल, तो यानी कि श्रीलंका पर भी नजर बना के रखिए। रूस यूक्रेन संकट में एक पहलू इसमें और समझना जरूरी है श्रीलंका में कि अब श्रीलंका को यहाँ से उबारने के लिए ज़रूरत है आईएमएफ के बेल आउट की। श्रीलंका ने आईएमएफ को अप्रोच किया था, ऐसा माना जाता है पिछले साल 2020 में। तब वहाँ के श्रीलंका के सेंट्रल बैंक और पॉलिटिशियंस ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि आईएमएफ से बेल आउट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अब जो परिस्थिति है सॉवरेन डेट की और जो चैलेंजेज है उसमें शायद श्रीलंका को आईएमएफ के बेल आउट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी शर्तें बहुत सख्त होंगी। और आईएमएफ ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस बड़े पैमाने पर अनफोल्ड हो चुकी है, उसमें वो श्रीलंका की कितनी मदद कर पाएगा। हमें याद होगा शुभम, पिछले साल भारत ने भी श्रीलंका को एक क्रेडिट लाइन दी थी मदद के लिए। श्रीलंका को भारत की तरफ से भी वो दिया गया था। लेकिन ज़्यादा बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि जब तक रूस और यूक्रेन का वार ख़त्म नहीं होता, डॉलर की मजबूती अपने सामान्य स्तर पर नहीं आती और श्रीलंका का ट्रेड नहीं खुलता, तब तक श्रीलंका की परिस्थिति मुश्किल में बनी रहेगी। किसी देश का डिफ़ॉल्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा संकट होता है, बहुत बड़ी क्राइसिस वहाँ के लोगों के लिए होती है। लेकिन परिस्थितियों के कारण श्रीलंका उस संकट में पहुँच गया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का भी है क्योंकि चीन का डेट है श्रीलंका के ऊपर, उस डेट की रिकवरी शुरू हो रही है। श्रीलंका का अपना भी सॉवरेन डेट है, उसकी रिकवरी शुरू हो रही है। तो रूस और चीन की लड़ाई का एक बड़ा असर हमारे पड़ोस में भारत में दिखाई दे रहा है। भारत पर उसका असर कम है क्योंकि भारत और श्रीलंका, भारत के टोटल ट्रेड में श्रीलंका का हिस्सा 0.5% से 1%, 1.25% के आसपास रहता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ तो असर काफ़ी सारी अर्थव्यवस्थाओं पर दुनिया में पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि श्रीलंका बीमार पहले से, और जैसा अंशुमान जी ने कहा कि
रूस यूक्रेन युद्ध ने, संकट ने मौसम और खराब कर दिया। बेरोजगारी चरम पर है, ये आपको हमने अपने शुरुआत आज यहीं से की मनी सेंट्रल की। दोपहिया और कार नहीं बिक रही हैं, ये आंकड़े अभी कल आए। लेकिन इस सबके बाद भी एक चीज बढ़ रही है, वो है जीएसटी। जी हाँ, फरवरी में जीएसटी का कलेक्शन 1.33 लाख करोड़ रुपए ला, और ये लगातार 5वां ऐसा महीना है जब कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। सर, नौकरी नहीं है, सामान नहीं बिक रहा, ये कलेक्शन बढ़ कैसे रहा है जीएसटी का? ये सबसे रहस्यमय हिस्सा है बजट का, और जिस पर हमने चर्चा भी शायद इकोनॉमिकम में की थी कि अब भारत में जीएसटी का कलेक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। मैं सब जिनसे जानने की कोशिश करता हूं, हमने अभी जीडीपी के आंकड़ों पर कल चर्चा की और हमने देखा कि भारत की आर्थिक विकास दर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 8.4% से 5.4% श्रिंक हो गई आर्थिक विकास दर। आप कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ देख लीजिए, गिरी हुई है। दोपहिया वाहन नहीं बिक रहे, कारों की बिक्री नहीं हो रही, कंज्यूमर गुड्स की बिक्री नहीं हो रही, भारत का कंजम्पशन स्पेंडिंग भी नहीं बढ़ा है। उसके बाद भी जीएसटी आ कहां से रहा है? जीएसटी में एक बड़ा हिस्सा महंगाई का है, और जिस पर हमने चर्चा की थी कि चूंकि भारत में ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जितनी कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं, सरकार का रेवेन्यू उतना बढ़ता है। इसलिए आप एक कह सकते हैं कि इस महंगाई को सरकार टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर रही है, निचोड़ रही है कि बढ़ती हुई महंगाई को, और इसलिए कंपनियों को कीमतें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने साबुन की, अपने सर्फ की, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ा दी। दूध महंगा हो गया। हाँ, दूध महंगा हुआ, हालांकि वो शायद उसके प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, हमने कारों की कीमतें बढ़ती देखी पिछले 2 साल के भीतर, जबकि कारों की कोई डिमांड नहीं थी, बिक्री नहीं हो रही थी। तो ये जीएसटी की बढ़ोतरी एक प्रमुख रूप से महंगाई के तौर पर बढ़ने के कारण आ रही है, और महंगाई से कलेक्ट होने वाला टैक्स अंततः मांग तोड़ता है। ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ाने से मिलने वाला टैक्स लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, लोगों की कमाई के लिए और खपत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का कलेक्शन हमारी डिमांड को खा रहा है, या डिमांड को खत्म कर रहा है महंगाई बढ़ने के कारण। और दूसरा एक और पॉजिटिव पहलू है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर सरकार ने जीएसटी के ढांचे में कई बदलाव किए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर नियम बदले हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनको बंद किया गया है, कई सारे नियम बदले गए, उनका भी लाभ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाने के तौर पर मिला है। लेकिन प्राइमरीली जो कारण हमें लगता है, सरकार ने अधिकृत रूप से इस बढ़ोतरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है अभी तक, पूछने जानने के बाद भी, लेकिन प्राइमरीली आपको ऐसा लगेगा शुभम कि अगर आप भारत की आर्थिक विकास दर के आंकड़े और भारत के जीएसटी के आंकड़े को देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया के 2 ध्रुवों पर आप खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ग्रोथ गिर रही है, डिमांड गिर रही है, कोर सेक्टर का प्रोडक्शन गिर रहा है, और भारत में सरकार का टैक्स संग्रह बढ़ रहा है। ये उसकी वास्तविकता है। बिल्कुल, यानी कि महंगाई को आप सबसे बड़ा मुद्दा मान सकते हैं, सबसे बड़ा घर मान सकते हैं जहां से जीएसटी आ रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सारी तमाम खबरों पर चर्चा के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। कल हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ शाम 7 बजे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है।